हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी एवं राज्य की जो अदर कंपटीशन एग्जाम है, जिस एग्जाम में जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्टेट लेवल के अदर एग्जाम है, उन सब में ये लेक्चर काम आएगा। दोस्तों, ये सामने का बुक का कवर पेज देख सकते हैं, ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं, सब में वही लिखा हुआ है। ये बुक नहीं है आपके पास तो ये लेक्चर भी देख सकते हैं और अपनी बुक से तैयारी कर सकते हैं, या ये बुक है तो और अच्छी बात है ना। तो ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर। डेफिनेटली यहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, तो ये विषय सूची लिख रखी है, ऐसे करके हम आगे के चैप्टर डिस्कस कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 15 है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि हम मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन के लिए बता दूं मैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। सबसे पहले नेशनल पार्क, नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय, नेशनल लेवल का नेशनल पार्क। तो ऐसा उद्यान होता है जिसमें किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षण करा गया हो, औपचारिक रूप से संरक्षण करा गया हो, उसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या बताया मैंने? किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षण करा गया हो, वही राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, और अगर हम दूसरे शब्दों में देखे जाए तो राष्ट्रीय उद्यान में वे क्षेत्र आते हैं जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ये आपको पता होना है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अगर आपको कोई पूछे राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन क्षेत्रों का निर्माण और स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए इन क्षेत्र का निर्माण और स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में इसमें अधिक प्रतिबंध होते हैं। देखो, ये वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान में अधिक प्रतिबंध होते हैं। इनकी सीमाओं भी तय है। दोस्तों, इसकी सीमाएं भी तय है। हर राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है और जैव विविधता का संरक्षण करना है, साथ ही शिक्षा और मनोरंजन को बढ़ावा देना। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है IUCN श्रेणी 2 में संरक्षित किया गया है। दोस्तों, IUCN श्रेणी 2 में संरक्षण किया गया है। ऐसे ही करके भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था 1936 में, है ना। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क बनाया गया था। हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड में बनाया गया था, स्थापित किया गया था 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, है ना। अब ये हेली नेशनल पार्क उस टाइम पे नाम था, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में है। दोस्तों, इसका अब नाम क्या है? जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति थे। वहां शेरों का बहुत ज्यादा आतंक था हेली नेशनल पार्क में, तो जिम कॉर्बेट नाम के एक व्यक्ति को बुलाया गया था। उन्होंने बहुत से शेरों को मार गिराया था, और इसी कारण उनके सम्मान में इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में रख दिया गया था। दोस्तों, तो 1956 में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था सरकार द्वारा, और उसका नाम बाद में बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। तो मैंने बता दिया राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, समझ में आ गया क्या? राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान से देखिए, राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय क्रियाकलाप प्रतिबंधित होता है। यहां पशु चराई की पूर्णता प्रतिबंध होता है। यहां पशु नहीं चरा सकते आप, यहां पशु चराई पर पूर्णता प्रतिबंध हो सकता है। यहां पशु चरण थोड़ी ले सकते हैं, है कि नहीं। सामान्य संरक्षित वनों में बनाया जाता है, संरक्षित नहीं आरक्षित, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, है ना। ये आरक्षित वनों में बनाया जाता है। आरक्षित वन को बोलते हैं रिजर्व्ड, इंग्लिश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट,
रिजर्व्ड फॉरेस्ट में बनाया जाता है ना। तो क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय उद्यान को किसके अंतर्गत रखा गया है? राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा गया राष्ट्रीय उद्यान को। यह नियम कानून अत्यंत कठिन होते हैं, क्वेश्चन बन सकता है अपने को पता होना। यह नियम कानून अत्यंत कठिन होते हैं। ये टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है एक प्रकार का, ये टोटल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, पशुचारण की अनुमति भी नहीं होती। तो यहां पे आप बुक के हिसाब से डेफिनेशन दी हुई है और बाकी चीजें मैंने आपको बोल के बता दिया। अब बात करते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य की। वन्य जीव अभ्यारण्य को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं दोस्तों, है ना। तो ऐसा अभ्यारण्य या वन्य जहां जानवर बिना किसी भय से रह सकते हैं, बिना किसी भय से रह सकते हैं, सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन। ये देखो यहां पे आ गया वो शब्द क्या, संरक्षित वन। सरकार अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। यहां पे आ गया क्या, संरक्षित वन दोस्तों। तो संरक्षित वन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्ट किया गया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी शासन के नियम तो होते हैं लेकिन कम होते हैं। यहाँ शासन के नियम होते हैं, जो सरकार शासन ने जो नियम बनाई है उसके नियम तो होते हैं लेकिन कम होते हैं, है ना। तो शासन के नियम तो होते हैं लेकिन कम, यानी कि हम बोल सकते हैं इसको ये केवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। टोटल रिस्ट्रिक्टेड नहीं, टोटल का मतलब नेशनल पार्क में रखा गया, ये एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। इतना आपको जानकारी के लिए पता होना दोस्तों। तो समझ में आ गया। वन्य जीव अभ्यारण्य में देखिए तो वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसी जगह होती है जहां जानवरों को चराने और लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होती। जानवरों को यहाँ चराने नहीं ला सकते, जानवरों को चराने और लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति नहीं होती। परंतु कुछ अपवाद ऐसे भी हैं अभ्यारण्य जहां पर मनुष्यों का यानी कुछ अभ्यारण्य में मनुष्यों का बसना भी प्रतिबंधित है। तो मनुष्य को भी हटा दिया जाता है जहां अभ्यारण्य घोषित किया जाता है, वहां की बस्ती को भी हटा दिया जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं ये पर्यटक की अनुमति में होता है दोस्तों, या पर्यटक की अनुमति होती है, इसमें पर्यटन की अनुमति होती है, बिना अनुमति के नहीं होता, है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए किया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है। मैंने बता दिया संरक्षित का मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, संरक्षित क्षेत्र होता है ना। संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं और आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। दोनों की घोषणा राज्य सरकार के आदेश निर्देश देकर कर दी जाती है। इसकी सीमा में परिवर्तन राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करके किया जाता है इनकी इसमें। तो आप इतनी सारी चीजें मैंने बताया आपको। ये यहाँ पे देखिए इसकी क्या है, अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है। अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, यहां बताया गया होती है, इसमें बताया गया था प्रतिबंधित होती है, इसमें होती है। तो मैंने बता दिया शासन के नियम होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं, है कि नहीं। यहां पशु चराई पर प्रतिबंधित नहीं होता, यहां पे था, यहां प्रतिबंधित था, यहां पे प्रतिबंधित नहीं है। यानी शासन के नियम तो होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं। सामान्यतः यह संरक्षित वन में बनाए जाते हैं। संरक्षित वन मैंने बता दिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में बनाए जाते हैं, और ये होता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट में नेशनल पार्क, और संरक्षित वन में वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इतना ही बस याद रखना है। इससे इनकी डेफिनेशन से जो मैंने बताया, बहुत सारी चीजें बोल के बताया हूँ, आप कंफ्यूज हो तो आपको जानकारी के लिए पता होना इतनी सारी चीजें। तो समझ में आ गया, दोस्तों। तो डायरेक्ट याद रखना राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो किसी क्षेत्र राष्ट्र की प्रशासनिक किसी राष्ट्र की प्रशासनिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो। और वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, तो सरकार अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा संरक्षित वन पशु विहार या पक्षी विहार को अभ्यारण्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैप के थ्रू बताया गया सबसे पहले कितने नेशनल पार्क है करके। तो मैप हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दूं। देखो सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे मंडला में, फाजिल नेशनल पार्क सबसे छोटा है, ये डिंडोरी में है ना। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में है दोस्तों। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नहीं है, संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान, ये है सीधी जिले में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना छतरपुर में, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है ना। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये श्योपुर जिले में है। 12वां नेशनल पार्क यानी नया नेशनल पार्क है न्यू। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर से रिलेटेड है, डायनासोर वाला ये धार में है दोस्तों। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये खंडवा में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा की पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है होशंगाबाद में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये एक एक करके ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि उनसे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला,
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको 9, 10, 11, 12 ऑप्शन देगा, 11 टिक करना है। देखो 12वां है, 12वां ओमकालेश्वर को प्रस्तावित मानी है सरकार ने। सरकार की साइट खोल के देखोगे तो प्रस्तावित है करके, लेकिन ऐसा पता चला कि ओमकालेश्वर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। तो उसको अगर अलग कर दें अपन तो 11 है वर्तमान में दोस्तों। वर्तमान में 11 टिक करना है। पीईबी की एग्जाम में 11 एक बार ऑप्शन दे चुका है उसने और आंसर भी सही किया है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है और इन उद्यानों को 2 भागों में बांटा गया है। इन उद्यानों को, राष्ट्रीय उद्यानों को भी 2 भागों में बांट दिए पढ़ने की सुविधा के अनुसार। एक तो है प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान, एक जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू है, जो बाघ बचाओ अभियान लागू है, और एक तो ऐसे जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाले जो नहीं, यानी राष्ट्रीय उद्यान तो है लेकिन वहां प्रोजेक्ट टाइगर लागू नहीं है। तो ये देखो कान्हा में लागू है, पेंच में लागू है, बांधवगढ़ में लागू है, पन्ना में लागू है, सतपुड़ा में बाघ बचाओ अभियान चल रहा है, संजय डूबरी में प्रोजेक्ट टाइगर लागू है दोस्तों। उसके अलावा ऐसे कुछ है जिसमें हम टाइगर प्रोजेक्ट लागू नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है माधव राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लागू नहीं है। वन विहार जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडोरी में, उसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट लागू नहीं है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो धार में है उसमें भी लागू नहीं है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में है वहां भी टाइगर प्रोजेक्ट चलाया नहीं जा रहा है। कूनोपालपुर अभ्यारण्य जो श्योपुर में है यहाँ भी नहीं चलाया जा रहा है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है यहाँ भी प्रोजेक्ट टाइगर नहीं चलाया जा रहा है ना। ऐसा करके अपने को पता होना। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में देख लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बताया देता हूं मैं पूरी चीजें जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर से आपको याद रखना है, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गेनी नाम है उनका, याद रखना है, गेनी मेन फोर्ड माने जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट गेनी मेन फोर्ड माने जाते हैं दोस्तों, गेनी मेन फोर्ड माने जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? तो गेनी मेन फोर्ड माने जाते हैं। जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन थे? तो गेनी मेनफोर्ड माने जाते हैं। जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखला माने जाते हैं। इनका नाम याद रखना है, कैलाश सांखला माने जाते हैं, है ना। इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी दोस्तों। इसकी शुरुआत 1973 में तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो इसकी शुरुआत 1973 में भारत सरकार ने की थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में की गई थी दोस्तों। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में की गई थी और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लाया गया था। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में 1974 में ही लाया गया था, है ना। क्या आया समझ में? और एक और क्वेश्चन आ सकता है, देखो टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले भारत में कहां शुरू किया गया था, किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था? तो देश का प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1973 में लाया गया था। 1973 में लाया गया था दोस्तों, है ना। जिम कॉर्बेट यानी हेली नेशनल पार्क में लाया गया था 1973 में, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, देखो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में कब की गई? तो 1973 में। और 1973 में ही पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में लाया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में लाया गया था। उसके बाद क्या होता है, 1974 में मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई 1974 में। और 1974 में ही पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लागू किया गया था। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क पर लागू किया गया था, इतना याद रखना है बस। आ गया काम की चीजें समझ में जो परीक्षा के हिसाब से। और मध्य प्रदेश यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, आगे देखेंगे, आगे बताता हूं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, बहुत पहले भी मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या थी, तो इसको टाइगर स्टेट के उपनाम से नवाजा गया था।
फिर बीच में ऐसा ऐसा हुआ था कुछ टाइम पे कि टाइगर यहाँ कम हो गए थे, उत्तराखंड में बढ़ गए थे, कर्नाटक में बढ़ गए थे, उत्तराखंड में बढ़ गए थे। लेकिन इसको फिर से इस साल अपना पुनः नाम वापस मिल गया टाइगर स्टेट का। टाइगर स्टेट का नाम पुनः मिल गया। 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है, याद रखना है, 29 जुलाई को टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को नई रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट आई, नई रिपोर्ट आई फॉरेस्ट की, है ना। उसमें पता चला कि सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस मिल गया। अब सबसे ज्यादा टाइगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने क्या है, तो यहाँ लिखे हुए देख लेते हैं। देखो, बाघ रिपोर्ट आई 2018 में, है ना। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 526 टाइगर है, बताओ, है ना। कर्नाटक में 524 टाइगर है और उत्तराखंड में 442 टाइगर है। इसका मतलब टाइगर में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। हमारे बालाघाट जिले में भी बहुत टाइगर दिखते हैं दोस्तों। इधर साइड जंगल है बहुत, है ना। बालाघाट से हूँ मैं, तो हमारे बालाघाट जिले तरफ भी इधर सोनवानी एक अभ्यारण्य बनने वाला है, वहाँ तो दिखते ही रहते हैं, और मुक्की गेट भी है। तो टाइगर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है वर्तमान में, मध्य प्रदेश में 526। नंबर याद रख लेना है, कभी पूछा जा सकता है, तो है कि नहीं। दूसरे नंबर में कर्नाटक है, दूसरे नंबर में कर्नाटक है, तीसरे नंबर में उत्तराखंड है। तीनों का नंबर याद रखो, पूछा जा सकता है। 29 जुलाई को टाइगर डे, बाघ दिवस मनाया जाता है, नेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। देखो, एक टाइगर इस प्रकार का होता है कि नहीं। तो आ गया दोस्तों समझ में। बाघ रिपोर्ट 2018 में आई थी, है ना। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया में 70% टाइगर जो है भारत में ही पाए जाते हैं। दूसरे देशों में उतने टाइगर नहीं है। पूरी दुनिया में 70% टाइगर जो है भारत में ही पाए जाते हैं। टाइगर यानी बाघ, इसको लायन मत समझना, लायन झब्बे बाल वाला होता है, ये बाघ है। इसमें पट्टियां होती है हरी कलर, पीली हरी, है ना। तो ये क्या है, ये बाघ है, टाइगर, है ना, टाइगर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो झब्बे बाल वाला होता है जो गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, लायन, और ये टाइगर है, टाइगर। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आपको लगा देना है, सबको याद है, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत ही नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क मंडला में, इसका आधा हिस्सा, एक हिस्सा बालाघाट में। बालाघाट में इसका मुक्की गेट पड़ता है, मुक्की नाम का गेट बालाघाट में, बाकी इसके जो 3 गेट है वो मंडला में। तो ज्यादातर क्षेत्रफल में कहां पर है ये, तो ज्यादातर क्षेत्रफल में मंडला में है, लेकिन बालाघाट में भी इसका एक गेट पड़ता है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, आपको याद रखना है, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है, मंडला और बालाघाट दोनों जगह है। कान्हा नेशनल पार्क का है, मंडला और बालाघाट दोनों जगह है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो पूरे भारत में और विश्व में प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसको ही बनाया गया था। तो इतना पूछेगा कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कान्हा नेशनल पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वह प्रथम उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। अब बताओ, इसको भी याद रखना है, 940 वर्ग किलोमीटर है, इसका मतलब बहुत बड़ा है ना। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसको भी याद रखना है, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ना। इसकी स्थापना 1933 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना 1933 में अभ्यारण्य के रूप में की गई थी, और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो 1955 लगाना है ना। और अगर 1933 ऑप्शन देगा तो वैसा ऑप्शन नहीं दिया है अभी तक के। तो 1933 में अंग्रेजों के टाइम पे इसको अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। और मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब की शुरुआत हुई थी, 1974 में। और 1974 में मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, और शुरुआत के टाइम पे 1974 में ही पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, इसको भी याद रखना है ना। तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1974 में मध्य प्रदेश में आया था, 1973 में भारत में आया था, और 1973 में ही हेली नेशनल पार्क में लागू किया गया था। लेकिन 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आया, है ना। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। यानी मध्य प्रदेश टाइगर प्रोजेक्ट, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट 74 में आया था और मंडला में लाया गया था। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ गया समझ में दोस्तों। अब बात करते हैं, देखिए यहां पर बंजर
हालो और सुरपण नदी प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे 3 नदी बहती है ना। तो एक बंजर नाम की नदी बहती है, एक हालो नाम की नदी बहती है और एक सुरपण नाम की नदी बहती है दोस्तों। तो देखो हमने पढ़े हैं बंजर नदी बालाघाट जिले में बहती है और फिर मंडला में जाके मिलती है नर्मदा नदी में, है ना, संगम स्थल पर। तो बंजर नदी कान्हा नेशनल पार्क से बहती है, हालो नदी बहती है, सुरपण नदी बहती है। तो ये तीनों नदी का नाम याद रखना है, ये बहती है। और ऐसा भी क्वेश्चन आया एक बार, बंजर घाटी और हालो घाटी, घाटियां भी है नदी के किनारे, तो बंजर घाटी और हालो घाटी कहां पर है? तो बालाघाट जिले में, है ना, या मंडला ऑप्शन दे सकता है। तो हालो घाटी या बंजर घाटी कहां पर है ऐसा भी पूछा है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हालो नाम की घाटी और बंजर घाटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये भी याद रखना है। उसके बाद देखते हैं विश्व बैंक की सहायता से अमेरिका के सहयोग से यहां पर पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है दोस्तों। यहां पर एक पार्क इंटरप्रिटेशन योजना अमेरिका के सहयोग से चलाई जा रही है। देखिए कान्हा नेशनल पार्क का नेक्स्ट फैक्ट है, विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। ये पार्क इंटरप्रिटेशन योजना है दोस्तों, जो एक पार्क को दूसरे पार्क से जोड़ने की योजना है, जो मनोरंजन के लिए वहां के वन्य जीव अभ्यारण्य यहां से आवागमन कर सके उससे रिलेटेड है। जिसमें पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारों का निर्माण किया जाएगा। जंगल गलियारों का निर्माण किया जाएगा। वन्य जीव जो हैं वो एक राष्ट्रीय उद्यान से दूसरी राष्ट्रीय उद्यान तक जा सकते हैं। साथ ही साथ मनोरंजन, जो पर्यटक होते हैं उनके मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा के केंद्र, मनोरंजन केंद्र, रिसर्च सेंटर के अलावा और बहुत सी सुविधाएं वहां पे उपलब्ध होगी। जंगल गलियारा अभ्यारण्य के अंतर्गत कौन से जुड़ने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पन्ना बांधवगढ़ कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जंगल गलियारा अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कान्हा नेशनल पार्क में चलाई जा रही है अमेरिका के सहयोग से दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। देखो दोस्तों, हवाई अड्डा नहीं है, सिर्फ हवाई पट्टी बना के रख दी गई है कि कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जो प्राइवेट प्लेन आके यहां उतर सके, उसके लिए हवाई पट्टी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अब ये मत समझना कि यहाँ हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा नहीं है। मध्य प्रदेश में तो 5 ही हवाई अड्डे, यहाँ पे सिर्फ हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इतना याद रखें। क्वेश्चन आ सकता है कौन से हवाई अड्डे में हवाई पट्टी है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी बना दी गई है। आ सकते हैं प्राइवेट जेट लेके, आप प्राइवेट प्लेन लेके, है ना। ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा केवल यही उद्यान में पाया जाता है दोस्तों। जो ब्रेडरी प्रजाति का जो 12 सिंगा है, 12 सिंग होते हैं उसके ऊपर, एक हिरण होता है जो 12 सिंग होते हैं उसके ऊपर, इसलिए उसको 12 सिंगा के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है 12 सिंगा, और ये ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है दोस्तों। दलदली घास के मैदान में पाए जाने वाला जीव है, ये हिरण है 12 सिंगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कहाँ मिलता है करके, है ना। ब्रेडरी प्रजाति का याद रखना है, ब्रेडरी प्रजाति का। अगला फैक्ट देखिए, यहां पे बाघ, यहां सर्वाधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यह टाइगर सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, कान्हा नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान, टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है करके क्वेश्चन आ सकता है, तो बाघों के लिए, टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है ना। सिंह के लिए नहीं, टाइगर के लिए, है ना। टाइगर, ये वाला टाइगर, ये है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसने अपना शुभांकर या मैस्कॉट बोलते हैं शुभांकर को इंग्लिश में, मैस्कॉट जारी किया है। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैस्कॉट ऐसा शुभांकर होता है, शुभांकर हर क्या क्या हो सकता है। शुभांकर किसी भी व्यक्ति हो सकता है, पशु या वस्तु को कहा जा सकता है, जो भाग्य लाने के लिए माना जाता है। जो काय के लिए? भाग्य लाने, है ना। भाग्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यानी भाग्य लाने को माना जाता है। ये शुभांकर जो होता है कोई चीज को भाग्य लाने, यानी जो भाग्य लाने के लिए माना जाता है। ये किसी भी पहचान चिन्ह हो सकता है, जिससे किसी स्कूल में हो सकता है, पेशावर खेल समूह, सामाजिक सैन्य इकाई, और इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वैसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसने अपना मैस्कॉट बना के रखा है। मैस्कॉट बना के रखा है, ये 2017 में जारी किया है। ये जो मैस्कॉट है 2017 में जारी किया है। शुभांकर का नाम है भूर सिंह द 12 सिंगा।
भूर सिंह व द बारासिंगा नाम है जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दिया था, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती ने दिया था। देखो दिखाता हूं आपको कैसा है, तो है ना, ये देखो ये है भूर सिंह द बारासिंगा। ये अपना उसने मैस्कॉट बना के रखा है, शुभांकर बना के रखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने, है ना। तो ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभांकर क्या है, तो ये उसका नाम है और डिजाइन आपको पता चल गया है कि नहीं, तो ये याद रखना है दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल, भूर सिंह नाम का एक प्ले स्कूल प्रस्तावित है, बनाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, तेलंगाना की संस्था है जिसका नाम है LACONES लेबोरेटरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज की 2019 के अनुसार कान्हा किसली में बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक एक केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल है दोस्तों, वहाँ के जो टाइगर है उनमें एक मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये केमिकल पाया जाता है वहाँ के टाइगरों में, तो ये एक फैक्ट को भी याद रखना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से समझ में आया क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मंडला और बालाघाट में है। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में था और 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। स्थापना पूछेगा तो 1955। यहाँ सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या पाई जाती है ना, यानी टाइगर सबसे ज्यादा यहीं पे है, यहाँ सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर एशिया का एकमात्र ब्रेडरी प्रजाति का बारासिंगा पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला, यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने 2017 में भारत का पहला जिसने अपना भूर सिंह द बारासिंगा नाम से अपना शुभांकर बनाया था, मैस्कॉट बनाया था, है ना। अगला यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन जाता है, कई बार राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ आया था, तो 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आया था। अमेरिका के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी व बंजर घाटी स्थित है दोस्तों। इस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी भी है। इसका एक गेट मुक्की गेट है जो बालाघाट जिले में आता है, मैंने बताया था। इसका एक गेट मुक्की गेट है जो बालाघाट जिले में आता है, बालाघाट जिले का गेट है। यहाँ पे बस इतना ही इससे याद रखना है। अब बात करेंगे हम माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शिवपुरी में है। 1958 में यह राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है इसको। देखो 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को और 1958 यानी 58 में 55, 56, 57, 58 1958 में ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है। यहां से NH46 जो NH46 है, नेशनल हाईवे 46 है, ये गुजरता है दोस्तों। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है ना। यहां से NH47 गुजरता है, इस राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर सांख्या सागर, जादव सागर और माधव सागर झील स्थित है दोस्तों। यहां पे सांख्या सागर, जादव सागर और माधव सागर झील स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सांख्या सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है। यहां पहाड़ी पर चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। क्वेश्चन आता है, सांख्या सागर झील के पास ही है ये भवन, जॉर्ज कैसल भवन। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया था, लेकिन यह कारणवश इसका आगमन नहीं हुआ। ये जो यहाँ के जॉर्ज थे, ब्रिटेन के जो सम्राट थे, उनका आगमन नहीं हुआ। लेकिन हमको पता होना, जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत के लिए 1911 में बनाया गया था जॉर्ज कैसल भवन दोस्तों। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी बहती है दोस्तों। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से मनिहार नदी बहती है। क्वेश्चन आ सकता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी माँ से माधव, माँ से मनिहार याद रख सकते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं दोस्तों। जो लेपर्ड होते हैं, लेपर्ड सर्वाधिक यहाँ पाए जाते हैं। और अभी मध्य प्रदेश को हाल ही में लेपर्ड स्टेट का दर्जा भी मिला है दोस्तों। जब 29 जुलाई को टाइगर डे के दिन बाघ रिपोर्ट आई, उसमें हमको ये पता चला कि सर्वाधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट भी, लेपर्ड स्टेट भी कहा जाने लगा दोस्तों। चीता मत समझना, लेपर्ड की बात हो रही है ना, लेपर्ड की बात हो रही है। लेपर्ड होता है तो उसकी बात हो रही है। और याद रखना, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट चलाया नहीं जा रहा है। और ग्वालियर के जो महाराजा लोग हुआ करते थे, उनका यहाँ आरक्षित शिकार स्थल भी हुआ करता था, है ना। आरक्षित शिकार स्थल भी हुआ करता था। शाही शिकार स्थल किनका? ग्वालियर के महाराजाओं लोगों का। ग्वालियर के महाराज लोगों का यहाँ पे ये शिकार स्थल कहलाता था।
और यहाँ पर सर्वाधिक वन्य सघनता पाई जाती है दोस्तों, इतना याद रखें बस। माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा कहाँ पे है, तो शिवपुरी में, इतना याद रखना है। अब बात करेंगे हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, जो उमरिया जिले में है दोस्तों। बांधवगढ़, कंफ्यूज नहीं होना, बांधवगढ़ नाम का राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में पड़ता है, उमरिया जिले में है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में। देखो 55 में की गई किसकी, कान्हा, उसके बाद 58 में किसकी की गई, माधव, और उसके बाद 68 आ गया सीधे, 68 में की गई बांधवगढ़ की। तो इसको तीन को लाइन से क्रम से याद रखना है कि नहीं। और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कब किया गया था करके। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है 1993 से चलाया जा रहा है, जबकि स्थापना 1968 में हुई थी दोस्तों, है ना। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान की ऐतिहासिकता शिव पुराण में वर्णित है दोस्तों। तो शिव पुराण, जो शिव पुराण है, 18 पुराण होते हैं, 18 में से एक पुराण है शिव पुराण। तो शिव पुराण में वर्णित है, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। विष्णु पुराण में नहीं, शिव पुराण में, शिव पुराण में वर्णित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बताओ, है ना। बघेल राजाओं के शिकार स्थली रहा है। जो बघेल वंशी राजा रहे हैं बघेल खंड के पठार में, है ना, जो पूर्वी पठार बघेल खंड के पठार में जो राजा रहे हैं, उनका शिकार स्थली रहा है। वैसे ही हमने पढ़े थे जो माधव राष्ट्रीय उद्यान था, ये यानी बघेल, यानी हम बोल सकते हैं जो सिंधियाओं का शिकार स्थल रहा है। सिंधियाओं राजा रहे हैं, सिंधियाओं के राजा महाराजा, उनका शिकार स्थल रहा है। ग्वालियर के राजाओं का शिकार स्थल रहा है माधव, लेकिन बघेल राजाओं का शिकार स्थल रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इतना याद रखना है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण, देखो बाघों, टाइगर का अधिक घनत्व है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखो सर्वाधिक संख्या में तो कान्हा नेशनल पार्क में, लेकिन घनत्व की बात करें हम, घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने बाघ पाए जाते हैं। तो बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। इसी कारण जब हम देखने जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तो टाइगर दिखने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इसकी तुलना किसकी तुलना, ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की घनत्व के कारण। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट है, इस राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नामक नदी बहती है, प्रवाहित होती है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नामक नदी बांधवगढ़ में बहती है दोस्तों, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बहती है ना। तो बांधवगढ़ में चरणगंगा नामक नदी बहती है, उसके किनारे बांधवगढ़ का किला है दोस्तों। चरणगंगा नदी के किनारे बांधवगढ़ का किला है। बांधवगढ़ के किले में भगवान विष्णु की मूर्ति देखी जा सकती है। बांधवगढ़ के किले में, चरणगंगा नदी के किनारे बांधवगढ़ के किले में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति की प्रतिमा देखी जा सकती है। ये भी क्वेश्चन पीईबी की एग्जाम में आ चुका है। बांधवगढ़ के किले में भगवान विष्णु की किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो चरणगंगा नदी के किनारे बांधवगढ़ के किले में भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा देखी जा सकती है दोस्तों, याद रखना है। ये देखो आप इधर इमेज भी बना के रखा है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जा रहा है। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जंगली भैंसों का संरक्षण भी किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख स्थित है दोस्तों, है ना। जो बांधवगढ़ का किला है उसके आजू वहीं पे ही संस्कृत का एक अभिलेख है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में एक संस्कृत अभिलेख भी स्थित है, याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती है। बांस की सर्वाधिक प्रजातियां, जो बांस होती है, बांस जिला कहते हैं दोस्तों, बालाघाट जिला को बांस जिला कहते हैं। और बांस सर्वाधिक, यानी इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां देखी जा सकती है। बांस एक प्रकार की सबसे बड़ी घास होती है दोस्तों। तो समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ के किले को द लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर भी कहा जा सकता है। यहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों। देखो सफ़ेद शेर तो रीवा जिले में पाए जाते हैं, सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। लेकिन कभी राष्ट्रीय उद्यान दिया और ऑप्शन में बांधवगढ़ देगा, तो बांधवगढ़ को में भी सफ़ेद शेर देखे जा सकते हैं दोस्तों, इतना याद रखना है।
तो बांधवगढ़ के इससे समझ में आ गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, उमरिया में। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना याद रखना है 1968 में की गई थी। यहाँ पे बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है ना। बाघों का सर्वाधिक घनत्व किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है पूछेगा तो बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करेंगे हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है पेंच। पेंच नाम का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में है। इसका कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में भी है। इसके अलावा नागपुर जिले में भी इसका हिस्सा पड़ता है, क्योंकि सिवनी और छिंदवाड़ा से लगा हुआ दक्षिण में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का नागपुर जिला भी इसको स्पर्श करता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी, छिंदवाड़ा, नागपुर कैसा भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका क्षेत्रफल कहाँ पे है तो सिवनी जिले में है, इसलिए सिवनी याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिवनी में, है ना। तो 1975 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसकी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पूछा जाएगा तो 1975 लगाना है, 100% बिल्कुल सही है ना। तो ये पूछा जा सकता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई थी तथा 1991-92 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सका है। सॉरी दोस्तों गलत बता दिया मैंने, 92-93 में एक बार पूछा था क्वेश्चन, जब 92-93 ऑप्शन दिया था पीईबी की एग्जाम में, इसलिए मेरे को याद है ना। तो 92 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, 92 याद रखना है। 92 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। जो पेंच नेशनल पार्क है इसका नया नाम या अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। तो कभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का ही अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है। और रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग नामक एक व्यक्ति रहे हैं दोस्तों। क्या नाम था उनका, रुडयार्ड किपलिंग नामक एक व्यक्ति रहे हैं, अंग्रेज थे ये, है ना। नोबेल पुरस्कार विजेता है दोस्तों ये, है ना। इनकी कर्मस्थली भी मानी जाती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में लगभग ये 6 वर्ष तक रहे थे और यहीं पे इन्होंने द जंगल बुक नामक किताब भी लिखी थी दोस्तों। द जंगल बुक नामक किताब लिखने की प्रेरणा इनको पेंच नेशनल पार्क से ही मिली थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में लिखे थे और कहाँ मिली थी उनको प्रेरणा, तो यहीं। तो रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक की परिकल्पना यहीं की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कई बार। परिकल्पना जो विश्व प्रसिद्ध बुक रही है द जंगल बुक, जिसका एक कैरेक्टर भी रहा है मोगली, है ना। तो अपन ने बचपन में तो सीरियल देखे ही हैं दोस्तों, द जंगल बुक नामक सीरियल, जिसमें मोगली होता है, बगीरा और कई सारे कैरेक्टर थे, है ना। तो मोगली होता है, मोगली, उसमें हर जानवर बोलते हैं मोगली, है ना। जंगल जंगल बात खिलाए, चड्डी पहन के फूल खिलाए वाला गाना भी आपने सुना होगा, वाला सॉन्ग भी आपने सुना होगा। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड भी स्थित है दोस्तों। मोगली की भूमि जो कैरेक्टर रहा है उसमें मोगली नामक जो कैरेक्टर हुआ था उसकी भूमि यही होगी ना, जब यहाँ पे लिखा गया था तो मोगली लैंड भी कहा जाता है इसको दोस्तों, है ना। यहाँ पर मोगली लैंड स्थित है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसके बीचों बीच में पेंच और हिर्री नदी प्रभावित होती है दोस्तों। इसके बीचों बीच से, है ना, इस यानी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच पेंच और हिर्री नामक नदी बहती है, प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है दोस्तों। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका वर्णन कहाँ मिलता है, अकबरनामा भी में मिलता है। अकबरनामा हमने इतिहास के टाइम पे इसके बारे में तो आपने पढ़े होंगे। अकबरनामा में अकबर के जीवन चरित्र बताया गया है। अकबरनामा किसने लिखा है तो अबुल फजल द्वारा लिखा हुआ जीवन चरित्र है अकबर का। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है दोस्तों, है ना। तो अकबरनामा में भी इसका वर्णन मिलता है, याद रखना है। इससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, है ना। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। इसको इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। 92 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। यहाँ मोगली लैंड स्थित है और 2004 में यहाँ मोगली उत्सव का आयोजन भी किया जा चुका है। यहाँ दुर्लभ प्रजाति का सफेद हिरण भी पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति का सफेद हिरण पाया जाता है। और नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग की कर्मस्थली रही है। यहीं पे उन्होंने द जंगल बुक नामक किताब लिखी थी। द जंगल बुक किताब लिखने की प्रेरणा उनको पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही मिली थी, इतना याद रखना है यहाँ से। अब बात करेंगे हम वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है दोस्तों। शहर के बीचों बीच झील के पास बना हुआ है ये, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है करके पूछा जाएगा। तो ये शहर से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पूरा आजू बाजू शहर है इसमें, है ना।
तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। वन ना से 9 याद रखना, कौन सा 9 है, तो 79 है ना। तो 79 में इस राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच बना हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। यह प्रथम सर्प उद्यान भी है दोस्तों। सर्प उद्यान, ये मध्य प्रदेश का प्रथम सर्प उद्यान है। सर्प का मतलब सांपों का उद्यान है दोस्तों। यहाँ पे हर प्रजाति के सांप रखे हुए हैं, जो सर्प होते हैं सांप रखे हुए हैं, हर प्रजाति के सांप, अजगर वजगर जो भी बोलते हैं जितने भी है, तो उन सभी प्रजातियों का सांप यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, गार्डन में रखे गए हैं, देखने आते हैं लोग। तो यह प्रथम सर्प उद्यान भी है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ सकता है मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कौन सा है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जा सकता है दोस्तों। ये आधुनिक चिड़ियाघर टाइप का बनाया गया है, वहां पे सब प्रजातियों के सांप रखे गए हैं, इसलिए इसको याद रखना है। इस राष्ट्रीय उद्यान को आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिला है दोस्तों। 1901-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में, उसको आईएसओ प्रमाण पत्र भी मिला है। और आईएसओ 9001-2008 क्रमांक होता है ये 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है ना। तो ये एकमात्र यानी ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहाँ पे वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा का प्रारंभ किया गया है। जो वन्य जीवों को, पशु पक्षियों को गोद लेने की प्रथा का प्रारंभ किया गया है दोस्तों। और याद रखना यहाँ पर शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं, ये भी एक बार इंपॉर्टेंट है। यहां पर शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं, इतना याद रखना है बस। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से इतने ही क्वेश्चन अभी तक के बने हैं, है ना। बर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क है ये, इसको वो इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है उसको मत समझना, वो अलग है। ये बर्ड पक्षियों को गोद लेने की प्रथा, वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा का प्रारंभ किया गया है यहां से। अब बात करेंगे हम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों। नाम से ही पता चल रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना में है और छतरपुर में है। पन्ना छतरपुर पास पास में है, मैप देखना आप, है ना। तो यह राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर में है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। स्थापना याद रखना पड़ेगा, आजकल स्थापना पूछी जा रही है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था इसको 1981 में, और 1994 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। बाघ बचाओ अभियान इस राष्ट्रीय उद्यान में 1994 में शुरू किया गया था दोस्तों। तो 1981 में यहाँ पे क्या की गई, स्थापना की गई इस राष्ट्रीय उद्यान की, और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यान का रत्न भी कहा जाता है। अब बताओ, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है मेरे दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। ये बात पता थी क्या आपको? नहीं पता थी। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है दोस्तों। चिंकारा नाम का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, हिरण। चिंकारा नाम का एक हिरण होता है, इसको गजल भी कहते हैं। गंजल नहीं, गजल, ये गजल, इसको गजल यानी हिरण होता है। तो चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है दोस्तों। उससे तुलना करके बताया गया है, वहाँ भी हिरण ज़्यादा है और यहाँ भी चिंकारा ज़्यादा है, इसलिए इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है उससे की जाती है। अपने को याद रखने की बनती है, ये भी है कि नहीं? हाँ, बस आगे मेरे प्यारे भाइयों समझ में। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो बन सकता है कि नहीं, है ना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का अवार्ड जीत चुका है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा, है ना। तो 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिल चुका है।
अगला फैक्ट देखिए, यहाँ पे पांडव जलप्रपात स्थित है दोस्तों। ये पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, छतरपुर में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है ये है ना, बीचों बीच में है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केन नदी इसके बीचों बीच से बहती है दोस्तों। कौन सी नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है ये अपने को पता होना, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी बहती है, इतना आपको जानकारी के लिए पता चल गया। अब बात करेंगे अगला, रेप्टाइल पार्क यहीं स्थित है दोस्तों। रेप्टाइल पार्क का मतलब रेंगने वाले जीव जंतु, रेप्टाइल का मतलब ही होता है रेंगने वाले जीव जंतु। तो रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण भी यहाँ किया जा रहा है दोस्तों, इसी कारण इसको रेप्टाइल पार्क भी कहा जाता है। रेप्टाइल पार्क यहीं स्थित है, यहाँ पर जो है रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण भी किया जा रहा है ना। रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है, याद रखना है। यहाँ जंगली भैंसों का भी संरक्षण, जंगली भैंसें सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, यहाँ भी जंगली भैंसें। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र, जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध है ना, गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि नहीं। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आगे दोस्तों समझ में। यहाँ पर गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क स्थित है, यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल पार्क स्थित है। लेकिन हमने पढ़े थे देखो, सर्प उद्यान अलग है और रेप्टाइल पार्क अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ रेंगने वाले जीव जंतु का संरक्षण किया जा रहा है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद में है दोस्तों, इसको देखेंगे डिटेल में। अब अगला देखिए दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो होशंगाबाद में है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, होशंगाबाद में है ना। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, याद रखना है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी। 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया दोस्तों। ये कब, 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, इसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। इसके बीचों बीच से देवना नदी प्रवाहित होती है, देनवा नामक एक नदी बहती है दोस्तों होशंगाबाद में, जो नर्मदा की सहायक नदी है, और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, देनवा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी बहती है। और यहाँ पर सर्वाधिक कृष्ण मृग की संख्या ज्यादा है दोस्तों। कृष्ण मृग बोलते हैं काला हिरण को, जो काले हिरण होते हैं उसको बोलते हैं कृष्ण मृग। कृष्ण मृग की सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पे। एवं गौर्य पशु बोलते हैं दोस्तों जंगली बोदा को, जो जंगली बोदा होते हैं, जंगली बोदा उसको बोलते हैं, जंगली बोदा को गौर्य पशु। यहाँ पे जंगली बोदा की पशु भी पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है दोस्तों, है ना। ये 1999 में कब शामिल किया गया, 1999 में प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र यानी जैव क्षेत्र रिजर्व घोषित किया गया पचमढ़ी को। तो ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को बनाया गया था, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कौन सा था, तो पचमढ़ी था। 1999 में मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर बनाया गया पचमढ़ी को। तो ये मध्य प्रदेश का पहला था जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही शामिल है। हाल ही में महुआ के वृक्ष होते हैं दोस्तों, महुए के वृक्ष होते हैं, महुए के बीज वो भी होते हैं, क्या फल होते हैं, है ना, जिसका शराब बनाने में उपयोग किया जाता है और औषधि बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो हाल ही में महुए के वृक्ष चर्चा में रहा है, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है दोस्तों। इस राष्ट्रीय उद्यान में महुए के वृक्ष मिलते हैं जो चर्चा में रहे हैं, और इसी राष्ट्रीय उद्यान के में अपन ने वन पढ़े थे, जब पढ़े थे महुए के पेड़ ज़्यादा किधर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, है ना, दक्षिण पूर्वी भाग में महुए के पेड़ ज़्यादा होते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। यह देश का ऐसा पहला नेशनल पार्क है, यह देश का पहला नेशनल पार्क है जिसने अपने बाघों का डीएनए टेस्ट करवाया था। जो उनके टाइगर थे वहां के टाइगरों का डीएनए टेस्ट करवाया था दोस्तों। और भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा वन ही है। भारत का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत का
प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है। नर्मदा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है दोस्तों, ये नर्मदा नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, देनवा नदी के किनारे। देनवा नदी नहीं, यानी देनवा नदी इससे बहती है। यहाँ पे स्वाम्प बाइसन, इंडियन बाइसन भी होते हैं, जिसको गौर्य पशु बोलते हैं। मैंने बताया जंगली भैंसा, इसको इंग्लिश में स्वाम्प बाइसन यानी जंगली भैंस का भी संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे जंगली भैंस भी होते हैं। और 1999 में मध्य प्रदेश का पहला जैव यानी बायो रिजर्व सेंटर पचमढ़ी को बनाया गया था। यहाँ पे साल और सागुन के वन भी पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे साल और सागुन के वन भी पाए जाते हैं। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से इतना ही। अब हम बात करेंगे संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान। सात से संजय, सात से सीधी, सात से शहडोल। सीधी शहडोल में है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल में संजय राष्ट्रीय उद्यान। और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी आता है ना। इसका कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सीधी शहडोल में है, छत्तीसगढ़ में इसका आधा हिस्सा है, सरगुजा जिले में। इसका पुराना नाम डूबरी राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में इसका नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो इसको पूरा नाम बोलते हैं संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला या सरगुजा जिले में, दोनों जिले में आता है। कोरिया जिला और सरगुजा। यहाँ सफ़ेद शेर यहाँ भी पाए जाते हैं। सफ़ेद शेर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलेंगे। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, याद रखना है 2008 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम देखो, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में भी है, तो छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। जो संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान है इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला और सरगुजा जिले में है। तो छत्तीसगढ़ में इसको गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वहां पे इसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में, है ना। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल है कन्हैया दह जलप्रपात और राम दह कुंड। यहाँ इस राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटनी स्थल हैं दोस्तों, कन्हैया दह जलप्रपात और राम दह कुंड यहाँ के पर्यटन स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रभावित होती है दोस्तों। बनास नदी जो है सोन की सहायक नदी है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित होती है, बहती है दोस्तों। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट लिखा हुआ है। एक बनास नदी चंबल की सहायक नदी है दोस्तों, जो राजस्थान से प्रभावित होती है और चंबल नदी में आकर मिलती है। और दूसरी बनास नदी सोन की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट को आपको याद रखना है। तो संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान का मतलब समझ में आ गया। संजय राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी शहडोल में है। इसका आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, जिसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से छत्तीसगढ़ में जाना जाता है। यहाँ भी सफेद शेर पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। 2008 में यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसका पुराना नाम डूबरी अभ्यारण्य था। बस इतना ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म को ही इंग्लिश में फॉसिल कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए इसका नाम फॉसिल नेशनल पार्क भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। FOSSILS फॉसिल्स नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये डिंडोरी जिले में है। और ये पहले मंडला जिला, कई बुकों में मंडला जिला ऑप्शन देता है दोस्तों पेपर में। कारण ये है कि डिंडोरी पहले मंडला जिले का हिस्सा था, अब मंडला से ही अलग करके डिंडोरी बनाया गया है। तो जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ऑप्शन देता है मंडला। लेकिन ये स्पेशली कहाँ पे है? डिंडोरी में है दोस्तों, काहे कि डिंडोरी पहले मंडला जिला का ही तो हिस्सा हुआ करता था। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल नेशनल पार्क कहाँ पर है? डिंडोरी में है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। 1983 में डिंडोरी में दूधवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। इसको दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, इसका एक और नाम है दूधुआ। अगर आप वो करेंगे गूगल तो ये मिलेगा दूधुआ राष्ट्रीय उद्यान भी इसी का नाम है।
इसी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है, मात्र 0.27। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, और सबसे छोटा यही है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.27 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। दूधवा इसका अन्य नाम था, जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। दूधवा गांव जो है, दूधवा, ये जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है दूधवा। तो आगे दोस्तों समझ में, ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, वह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का दूसरा सबसे छोटा है, तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन नामक राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन नामक राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। अशोक साहनी को जीवाश्म अध्ययन के पिता के रूप में जाना जाता है ना। तो ये इसको दूधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इतना याद रखना है अपने को, जो क्वेश्चन बन सकता है। DHUDHWA, दूधवा नेशनल पार्क। ये दूधवा का मतलब, दूधवा प्रसिद्ध है जीवाश्म के लिए, दूधवा प्रसिद्ध है जीवाश्म के लिए। तो इससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखो, इसकी स्थापना कई बुकों में 1968 दी हुई है। तो 1968 में यह अभ्यारण्य के रूप में था, लेकिन 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको मिला है 1983 में, इसलिए इसकी स्थापना 1983 है ना। तो इससे इतना ही। अब हम बात करेंगे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, जो कहाँ पे है? धार जिले में। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये धार जिले में है। धार जिले में है। देखो, ये भी जीवाश्म है, ये भी जीवाश्म है, लेकिन ये डायनासोर वाला है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान धार में है दोस्तों। ये 2011 में बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। ये दिसंबर 2010 में अस्तित्व में आया था, यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिसंबर 2010 में अस्तित्व में आया। इसका मतलब 2011 में बनाया गया था, हम बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना 2011 में बनाया गया था, 11 में की गई थी। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ डायनासोर के अंडे पाए जाते हैं, ये पाए गए हैं। यहाँ पर डायनासोर के अंडे पाए गए हैं, यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर जोबट नदी प्रभावित होती है दोस्तों। हमने पढ़े जोबट नदी धार जिले में बहती है ना। तो जोबट नदी और बाघ नदी, दो नदी बहती है दोस्तों। जोबट नदी और बाघ नदी के तट पे बसा हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। जोबट नदी व बाघ नदी के तट पे बसा हुआ है। यहाँ से जोबट नदी प्रवाहित होती है दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान से। तो इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बस। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है पूछेगा, धार जिला टिक करना है अपने को। अगला बात करेंगे हम कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस जिले में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कूनो पालपुर, कूनो नाम की नदी बहती है, कूनो नाम की नदी बहती है श्योपुर जिले में, जो चंबल की सहायक नदी है। जो कूनो नाम की नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है। नदी के नाम पर ही इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो श्योपुर जिले में है, जो हमारा मध्य भारत के पठार में ऊपर में है ना, श्योपुर नाम का जिला है, राजस्थान से लगा हुआ, वहां पे है, याद रखना है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है दोस्तों। 2018-19 में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखो क्या हुआ था, इसकी अधिसूचना 14 दिसंबर 2018 को जारी की गई थी और 2018-19 में ही इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया 2018 में, है ना। क्या हुआ है, 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। पहले अभ्यारण्य था ये, 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इतना ही लिखा है इसमें, हाँ इतना ही है इससे याद रखने लायक।
और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क से, गिर नाम का नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क गुजरात में है ना, जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो झब्बे बाल वाला सिंह होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एशियाई बब्बर शेर बसाए जाने की योजना स्वीकृत है दोस्तों। एशियाई बब्बर शेरों को यहाँ लाएंगे और यहाँ पे उनको यहाँ पे रहने लायक, पर्यावरण को अनुकूल यहाँ पे रह सकते हैं कि नहीं, ये देखेंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एशियाई बब्बर शेरों को बसाए जाने की योजना कहाँ स्वीकृत की गई है? तो ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में, जो श्योपुर में है, वहाँ पे की गई है ना। तो ऐसी क्वेश्चन आएगा, कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पर यहाँ पर गुजरात के गिर नेशनल पार्क से एशियाई बब्बर शेरों को बसाए जाने की योजना स्वीकृत है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये है 413 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। इतना याद रख सकते हैं बस यहाँ से, है ना। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा भी है, खंडवा में पोस्टेड चयनित विद्यार्थी प्रशांत गुप्ता का कहना है, ये प्रशांत गुप्ता चयनित विद्यार्थी हैं, इनका कहना है कि वास्तव में ओमकालेश्वर नाम का कोई नेशनल पार्क है ही नहीं, साथ ही यह वन विभाग के आंकड़े में भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर केवल पुस्तक और इंटरनेट पर वर्णित है। हम पढ़ते आ रहे हैं कि ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है, लेकिन वास्तव में इस नाम का कोई राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं। ओमकालेश्वर नाम का एक अभ्यारण्य है जो प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है। अगर वहां पे राष्ट्रीय उद्यान बनेगा भी तो वो ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रस्तावित है ना। तो कभी क्वेश्चन पूछा ओमकालेश्वर नेशनल पार्क या ओमकालेश्वर अभ्यारण्य कहां पर है, तो खंडवा में है, जिसकी स्थापना 2004 में की गई है करके कहा गया है। इसका क्षेत्रफल 293 किलोमीटर स्क्वायर है और ये प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है। सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं ओमकालेश्वर अभ्यारण्य में और ये प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है, इसको अभी बनाया नहीं है। तो इस नाम का कोई राष्ट्रीय उद्यान अभी है ही नहीं। समाचार पन्नों में से देख लेते हैं। हाल ही में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चिंटू नाम का एक चीता है दोस्तों। चीता होता है, जानते हैं आप? चीता जो तेज दौड़ता है ना, जो दुबला पतला तेज दौड़ता है उसे चीता कहते हैं, लेपर्ड अलग होता है ना। तो चिंटू नामक चीते को शुभांकर जारी किया, मैस्कॉट बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, हाल ही में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने चिंटू नाम के चीता को शुभांकर जारी किया है ना। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसा दिखता है। ये देखो, ये है, ये चिंटू नामक चीता है ना। तो ये शुभांकर बनाया, मैस्कॉट बनाया है किसने? कूनो राष्ट्रीय उद्यान ने। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान समझ में आ गया। वर्तमान में क्वेश्चन अगर आता है कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, एक प्रस्तावित है ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इसको प्रस्तावित माने तो आंकड़ों के अनुसार 11 क्वेश्चन आएगा। टोटल मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, है ना। तो देखो यहाँ पे हमने शुरू में पढ़े भी थे, वर्तमान में कहाँ गया, वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ये देखो, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है 11 राष्ट्रीय उद्यान है, तो 11 में से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जहां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसके अलावा एक और अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य, जो रायसेन में है। इसके अलावा एक और अभ्यारण्य है, जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। रातापानी नाम का अभ्यारण्य है रायसेन जिले में, वहां पहला टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसका मतलब एक अभ्यारण्य ऐसा है जहां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है। कितने? 7, 6 नेशनल पार्क में और एक रातापानी अभ्यारण्य में, है ना। क्या होता है कि प्रोजेक्ट टाइगर केवल और केवल राष्ट्रीय उद्यान में ही चलाया जाते हैं, लेकिन रातापानी अभ्यारण्य जो रायसेन में है, एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रस्तावित है, यानी चालू कर दिए हैं, चलाया जा रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, 6 नेशनल पार्क वाले और एक अभ्यारण्य वाले। तो ये 6 के नाम याद रखना है आपको, क्वेश्चन बन सकता है। तो समझ में आया। तो इस लेक्चर में हम केवल राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करे हैं, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, जिसमें हम मध्य प्रदेश के पूरे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद वाला लेक्चर वो पार्ट 2 होगा।
तो लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बता सकते हैं। बुक आपके पास होगी, नहीं भी होगी तो आपके पास जो भी बुक होगी उससे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है बस। और आप कई लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ आप पढ़ के बता रहे हैं तो इसमें क्या समझ में आएगा। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, कोई एक बार समझा दे उसके बाद समझो, उसके बाद खुद पढ़ो तो और अच्छे से समझ में आता है। नहीं तो आपके पास तो बुक खुद ही है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान एवं उनकी स्थापना वर्ष दिया रखा है ना। तो क्या है, किस जिले में है तो अपने को पता ही होना, लेकिन आजकल एग्जामों में स्थापना वर्ष पूछे जा सकते हैं, इसीलिए तो हमको ये याद रखना है। देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी। 1933 में अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों 1955, है ना। उसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान, देखो 55 के बाद है 58, है ना। 55 के बाद 55 के बाद 58, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है ये 1958 में की गई थी। इसको याद रखें, 55 याद हो जाएगा, फिर माधव आया 58 में, 58 के बाद आ जाएगा अगला 68 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीन तो आपको याद हो जाएंगे दोस्तों। 55 में कान्हा की, 58 में माधव की और बांधवगढ़ की 68 में। बहुत आसान है कि नहीं। देखो 55 याद अगर आ गया तो बाकी पूरे याद आ जाएंगे। 55 में कान्हा की और माधव की 58 में और बांधव की 68 में। इसके अलावा पेंच, पास से 75, ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पास से पेंच, पास से 75, ये 75 याद हो जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन ना से 9, कौन सा 9? 79। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। वन ना से याद रखना है 9, है ना। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। साथ ही सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1981 में की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1981 में की गई थी। तो पन्ना और सतपुड़ा ये दोनों की स्थापना अगर आप याद आ जाएगा आपको, पन्ना की भी और सतपुड़ा की भी, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। इसके अलावा देखेंगे संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी में, उसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और डिंडोरी जिले में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना भी 1983 में की गई थी। देखो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अभ्यारण्य के रूप में 1968 में स्थापित हुआ था, इसीलिए कुछ बुकों में 68 दिया हुआ है, लेकिन इसे नेशनल पार्क का दर्जा किसको, जीवाश्म वाले को 1983 में दिया गया है। तो याद रखना है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2011 में की गई थी। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है ये धार में, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। 11 में, इसको ये भूलना मत आप, 2011 में की गई थी। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का 11वां नेशनल पार्क है, जो हाल ही में बना है, नवीनतम है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो इसको याद रखना है 2018 में ही बना है ये। तो ऐसा करके वर्तमान में टोटल 11 नेशनल पार्क है दोस्तों, और 6 जिसमें से 6 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, यानी 6 टाइगर रिजर्व है। तो इनकी स्थापना याद रख लो एक बार आप, है ना, याद रखना है। स्थापना पूछी जा सकती है, जिले का नाम के साथ साथ स्थापना भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत दिन तक के पेपर चलते हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो कुछ शिफ्ट में कुछ स्थापना वर्ष पूछ लेता है, कहीं विशेषता पूछ लेता है, कहीं किस जिले में है ये पूछ लेता है। धन्यवाद। देखो दोस्तों, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये इनकी स्थापना वर्ष तो पूछी जाती है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ, है ना। बाघ बचाओ अभियान, टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा नेशनल पार्क में लागू किया गया था 1974 में, 1974 में। 1974 में मध्य प्रदेश का, देखो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 में बना था, और भारत में पहला टाइगर प्रोजेक्ट हेली नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1973 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य
1974 में ही बना था और 1974 में ही मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था। पहला टाइगर रिजर्व कान्हा रिजर्व बना था, है ना, 1974 में। माधव में तो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया ही नहीं जा रहा है। बांधवगढ़ की बात करेंगे, बांधवगढ़ 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 1993 में। बांधवगढ़ के बाद पेंच इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एक बार। पेंच 1992-93 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये पीईबी की एग्जाम में आ चुका है। वन विहार का इंपॉर्टेंट नहीं है। पन्ना का इंपॉर्टेंट है, 1994 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था पन्ना के बाद सतपुड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। संजय इंपॉर्टेंट है, 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, 2008 में। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? कान्हा इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, पेंच इंपॉर्टेंट है, पन्ना इंपॉर्टेंट है और संजय गांधी, इतने इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आते हैं। तो ये कब हुआ था? 74 में हुआ था कान्हा, 74 के बाद 93 में हुआ था कौन सा? बांधव के बाद पेंच कब हुआ? तो पेंच हुआ था 92-93 में, है ना, 92-93 में। उसके बाद पन्ना बचता है, तो पन्ना 1994 में और संजय गांधी 2008 में। तो इनको याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्थापना वर्ष के अलावा। धन्यवाद।